हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट। तो इसमें जो है हम सभी 25 क्वेश्चंस को जो है फुल डिटेल में करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस जो है हम शॉर्ट मेथड के साथ करेंगे। तो अगर आपके पास अभी तक आपने अगर मैथ्स कंप्लीट नहीं की है, मैथ्स की बुक, या फिर आपकी मैथ्स जो है कमजोर है, तो आपके लिए ये वाली क्लास जो है बेहद उपयोगी रहेगी, क्योंकि इस क्लास में हम जो है बिल्कुल डीपली तरीके से जो है क्वेश्चंस को सीखेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन सीखने हैं कि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो आप उसको जो है अवश्य क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक कार्य का 2/3 भाग 4 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी कार्य का 3/5 भाग 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर कितने दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे? देखिए, ए एक कार्य का 2/3 भाग करता है 4 दिन में। 2/3 भाग का मतलब है कि 3 में से 2 भाग वो 4 दिन में कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए, फिर मैं इक्वलिटी कैसे करना है वो बताती हूँ। कि 3 में से 2 भाग, 2/3 का मतलब होता है कि 3 में से 2 भाग जो है वो 4 दिन में कर रहा है। टोटल भाग कितने हैं? 3। 3 में से 2 भाग वो 4 दिन में कर रहा है, तो 3 भाग कितने दिन में कर रहा होगा? 6 दिन में। 3 भाग कितने दिन में कर रहा होगा? 6 दिन में। इसका मतलब ए पूरा कार्य जो है 6 दिन में कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। या तो हम ए की वैल्यू इस तरह से समाप्त निकाल सकते हैं, या फिर देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने, 2/3 को जो है उल्टा करके लिखेंगे 3/2 और दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटिंग हुई 2 पे, 3 दूनी कितना आ गया? 6। ये ए की क्या आ गई? कैपेसिटी आई है। इसी तरह से देखिए बी का जो है, बी कार्य का 3/5 भाग जो है 6 दिन में करता है। 3/5 का मतलब है कि 5 में से 3 भाग, 5 में से 3 भाग वो 6 दिन में कर रहा है। देखिए, 5 में से 3 भाग 6 दिन में कर रहा है, मतलब कि 1 भाग 2 दिन में कर रहा होगा। तो टोटल 5 जो काम है कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। तो बी जो है कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। अगर हम बी की कैपेसिटी निकाल के दिखाएं तो देखिए 3/5 है, उल्टा करके लिखेंगे 5/3 और 6 है दिन, मल्टीप्लाई कर दी तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10। तो यहाँ से जो है बी की कैपेसिटी कितनी आई है? 10। वही मैंने जो है लिखी हुई है। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं या अपने माइंड में जो है डायरेक्ट हम सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए, अब इन्होंने क्या किया है कि 10 और जो 6 है इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 30। जो भी हमारे पास एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क कहलाता है। जो भी हमारे पास एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क कहलाता है। देखिए, एलसीएम कैसे निकाला है? 6 और 10 का एलसीएम आप बच्चों की तरह भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने 3rd 4th क्लास में सीखा था निकालना। या फिर हम डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है उसमें सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है? 10। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें? 10। जो एलसीएम होगा वो 10 जो होगा 10 का मल्टीपल होगा, मतलब बड़ी संख्या का क्या रहेगा? एलसीएम मल्टीपल रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि जो भी हमारे पास मल्टीपल होगा वो बाकी जो बचा हुआ नंबर है उस नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं 10 का मल्टीपल मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ती हूँ, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो मैंने 30 ही लिखा है। अब देखिए 20 जो है वो 6 के टेबल से हमारा डिवाइड नहीं होगा, 30 जो है हमारा 6 के टेबल से डिवाइड होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि शर्त ये है कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है उसी का मल्टीपल होना चाहिए, और जो हमारे बाकी बचा हुआ नंबर है वो मल्टीपल जो हमारा आएगा वो उससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इससे जो डिवाइड है, तो ये हमारी एलसीएम निकालने की ट्रिक भी है। या फिर हम जो है एलसीएम कैसे निकालते हैं? 6 और 10 का एलसीएम देखिए, 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 5 पे। अब जो है 3 के टेबल से कटिंग होगी, ये 1 पे, ये 5 पे, और 5 के टेबल से कटिंग होगी 1 1। अब इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, जो है 30 हमारा एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने की भी मैंने आपको 2 ट्रिक बता दी है। अब देखिए, जो हमारे पास 6 के टेबल में 30 कट रहा है वो कटिंग हो रही है 5 पे, और 10 के टेबल से जो 30 कटिंग होगी वो होगी 3 पे। ये हमारी जो अब निकल करके आई है, ये आई है हमारे दिनों की कैपेसिटी। दिनों की कैपेसिटी मतलब सॉरी, दिन की कैपेसिटी हमारी ये थी, ये आई है हमारी काम की कैपेसिटी। काम की कैपेसिटी का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है।
ठीक है, तो दोनों से मिलके काम करवाना है। जब दोनों मिलके करेंगे तो ए 5 करेगा, बी 3 करेगा, तो दोनों मिलकर जो है हमारे ये 8 काम कर देंगे। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 8 काम। टोटल काम कितना है हमारा? टोटल जो वर्क है वो 30 है, और दोनों से मिलकर के वर्क करवाना है तो 30, और दोनों मिलकर कितना कर रहा है? एक दिन में 8। कटिंग करूंगी, ये कटिंग होगी हमारी 4 पर, ये कटिंग होगी 15 पर। इसको जो है ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है मैं थोड़ा चेंज करके लिखूंगी प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है हमें आंसर देना है। तो अपॉन में 4 किसके? इस वाले के। 4 3 12, 12 और 3 15, तो 15/4 का मतलब कितना होगा? 3 3/4। देखिए इसको हमने कैसे चेंज किया है? 4 3 12, 12 में ऊपर वाले नंबर जो है ऐड करेंगे, 12 और 3 15, 15/4 है, तो 15/4 ही हमारा था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहा है, इसका बिल्कुल डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर रहा है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बिल्कुल फुल डिटेल में समझाया है और शॉर्ट मेथड के साथ समझाया। अगर इस टाइप से आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब अवश्य आप उस क्वेश्चन को जो है करके जरूर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 व 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अभाज्य संख्याएं होती है हमारे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हो, अधिक से अधिक। मैक्सिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। 2 फैक्टर भी कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि 2 है तो 2 एकम 2, एक तो एक इसका फैक्टर है, एक ये खुद का अपना एक नंबर इसका फैक्टर है। जो अपने नंबर से, और एक तो सभी का फैक्टर होता ही होता है, जिसके सिर्फ मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। तो 20 और 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखिए 21 है, 21 3 के टेबल से कट जाएगा, 22 2 के टेबल से कट जाएगा, 23 जो है एक अपने टेबल से कटेगा और एक के टेबल से कटेगा। तो एक तो 23 हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। 24 जो है कट जाएगा, 25 कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, एक होगा 29। 29 सिर्फ अपने नंबर से और एक के टेबल से कटिंग होगा, तो और 30 तो कट ही जाएगा। तो 20 और 30 के बीच के 2 प्राइम फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं और इनका हमसे गुणनफल पूछा है। अब देखिए इसमें अगर हम गुणनफल करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर तो आप लोग गुणनफल, लेकिन थोड़ा सा जो है हमें टाइम लगेगा। तो हमें ऑप्शन की तरफ को चलते हुए हमने किया 9 3 27, कितना आएगा? 9 3 27, यूनिट डिजिट की जो है मल्टीप्लाई करी है तो 27 जो है हमें मिला है, और यूनिट डिजिट कितनी मिली है? 7। तो 7 यूनिट डिजिट हमारी ऑप्शन नंबर बी में रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है हमें मल्टीप्लाई करने की भी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का लैस है 138 है, इन संख्याओं का मैस हो सकता है। देखिए जब भी हमारे पास लैस और मैस से क्वेश्चन आते हैं तो एक इसमें क्या होता है, सबसे जरूरी बात है कि जो हमारा लैस होता है और जो हमारा मैस होता है, तो मैस हमेशा जो है लैस को डिवाइड करता है। मतलब मैस का जो हमारा कोई नंबर होगा, मैस का जो टेबल पढ़ेंगे अगर हम, तो वो हमारे लैस के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे कि ये है 2 और 4, इन दोनों संख्याओं का मैं क्या निकालती हूँ? मैं से निकालूंगी तो दोनों के दोनों जो है 2 के टेबल से कटिंग हो जाएंगी। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगी तो एलसीएम जो है इनका 4 आएगा। तो मैथ कितना है? एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 4। तो देखिए 4 के टेबल से जो है 2 का ही टेबल है, 2 का ही क्या है? मल्टीपल है। मतलब जो हमारा एलसीएम होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। इसका मतलब एलसीएम जो है हमारा एचसीएफ को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो जो भी हमारा एचसीएफ रहा होगा इसका, वो एलसीएम का क्या रहा होगा? मल्टीपल रहा होगा, और इसको जो है ये पूरा पूरा जो है डिवाइड करेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है चारों ऑप्शनों में जो हमारा 138 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे? तो 23 की गुना अगर मैं 6 में करूंगी तो 138 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा एलसीएम को जो है एचसीएफ से पूरी पूरी तरह डिवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.007 डिवाइड बाय 0.07 प्लस 0.7। देखिए इसमें क्या होता है? बोर्ड मास रूल होता है। एक बोर्ड मास होता है हमारे पास BODMAS। बी से हमारे पास ब्रैकेट होते हैं, ओ से ऑफ या ऑर्डर, जिसका मीनिंग भी मल्टीप्लाई भी होता है,
ऑर्डर्स में देखा जाए तो क्यूब, स्क्वायर रूट, ये सब आ जाते हैं। डी से हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसी सीक्वेंस में जो है हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे 0.007 और डिवाइड बाय 0.07। ठीक है, पॉइंट ऊपर जो है 3 संख्या के बाद है, नीचे पॉइंट जो है 2 संख्या के बाद है, तो हमें पॉइंट जो है इक्वल संख्या के बाद हटाना होता है। तो हमने जो है नीचे भी 3 संख्याएं कर ली और पॉइंट से पॉइंट जो है कट आउट कर दिया। ये कटिंग होगी हमारी 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो इस वाले को अगर हम सोल्व करेंगे डिवाइड करके, हमारे पास कितना आ गया, 0.1। अब हमारे पास मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, ऐड 0.1 प्लस 0.7, दोनों को ऐड करूंगी 0.8। तो 0.8 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23415 प्लस 9432 प्लस 215 इक्वल टू 7230 प्लस एक्स। एक्स जो है हमसे पूछा है। तो देखिए ये सब हमारे पास कैसे है, प्लस में लिखे हुए हैं। तो इन सभी संख्याओं को जो है हम प्लस करेंगे। प्लस करने पर हमारे पास आएगा 33062। ओके, ये इक्वल टू 7230 प्लस एक्स। इक्वल टू के इधर जो भी संख्या हमारी प्लस में होती है वो इक्वल टू के इधर जो जाएगी माइनस में जाएगी। मतलब प्लस वाली संख्या माइनस में जाती है, माइनस वाली प्लस में जाती है, मल्टीप्लाई की जो है डिवाइड में जाएगी और डिवाइड वाली जो है मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ये हमारे पास प्लस में है। ये वाली संख्या अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये जो संख्या हमारी माइनस में जाएगी और माइनस में जाके हमारे पास ये हो जाएगा 25832। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25832। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 माइनस, देखिए अभी फिर से अभी बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी हम सिंप्लीफाई कर कर है बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल से अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट भी है। अब देखिए मैंने आपको बताया था बी से ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला, एक होता है मंजिला ब्रैकेट ये वाला, और एक होता है ब्रैकेट ये वाला। और बाकी के मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए थे। इसी सीक्वेंस में जो है हमें सोल्व करना है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये है, फिर बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा ये है। तो पहले सबसे छोटे को सोल्व करेंगे, फिर उससे बड़े को सोल्व करेंगे और फिर सबसे बड़े को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट का जो है रोल खत्म करने के बाद तब हम आगे की तरफ सीक्वेंस में बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट अभी इस वाले क्वेश्चन में नहीं आया, कभी कभी जो है क्वेश्चन के ऊपर भी इस तरह से एक जो है नंबर्स के ऊपर लिखा होता है डंडा सा, ये बार सा जो है लगा होता है। तो फिर सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये हमारा माइनर ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी अगर हमारे पास क्वेश्चन में किसी संख्या के ऊपर इस तरह से बार लगा हुआ होता है तो फिर सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, फिर बाकी जो है हमारे आगे के सीक्वेंस में चलते हैं। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये है, मतलब यहाँ पर। तो इस वाले ब्रैकेट को अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस वाले से ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें 3 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए काफी सारी चीज क्या होती है बता देती हूँ। जब माइनस और माइनस क्यों करते हैं तो प्लस होता है, प्लस और प्लस ऐड करेंगे तो प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो नंबर हमारे सेम साइन के हो तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, अगर अलग अलग साइन के हो तो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास कैसे दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन में मतलब कि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसका मतलब हमें यह तो पता चला कि इन दोनों को प्लस करना है। 6 और 3 को प्लस कर दूंगी, 9 हमारे पास जो है आ चुका है। अब ये जो 9 आया है ये हमारे पास पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, अब इसका पता करना है। देखिए कितना आ गया, 9। अब जो भी संख्या हमारे इनमें बड़ी है, बड़ी कौन सी है हमारे पास, 6। 6 के आगे हमें सिंबल देखना है कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। तो इसका मतलब जो 9 आया था हमारा वो कैसा आया, माइनस का। तो इसका मतलब इस वाले जो हमने ये सोल्व करा ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9। आगे 3 है। अब फिर से यही, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है,
प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस मैंने अभी बताया आपको कि जब दो अलग अलग सिंबल होता है, जब दो अलग अलग साइन होता है तो नेगेटिव होता है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 में से 3 घटाऊंगी, कितना आएगा 6। फिर से यही बात आई है कि जो 6 आया है ये प्लस का है या माइनस का। फिर से देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है, 9 के आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस का। तो इसका मतलब जो 6 आया है वो कौन सा आया है, माइनस का। तो ये वाला जो हमने पूरा सोल्व किया ये कितना आ गया, माइनस के 6। अब देखिए ये 3 माइनस और आगे ब्रैकेट में है माइनस के 6। अब माइनस माइनस जो है दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते, ये दोनों साइन जो है हमारे पास एक साथ नहीं आ सकते, दो साइन एक साथ नहीं होंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब क्या बन जाएगा, 3 + 6। क्या बन जाएगा, 3 + 6। आगे मैं लिखती हूँ 5, 4 माइनस ये। अब हमने माइनस माइनस क्या बन गया हमारे पास, प्लस, और ये 6 इधर जो है ब्रैकेट सोल्व कर करके आ गया। अब ये 6 और 3 कितना बन गया, 9। तो 5 - 4 ये इधर है, कितना आ गया, 6 और 3 9, ये वाला ब्रैकेट। अब फिर से इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करती हूं तो ये आगे कैसा है, प्लस का, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। तो 9 में से 5 घटा वो सॉरी 9 में से 4 घटाऊंगी, कितना आएगा, 5। कितना आया, 5। संख्या कौन सी बड़ी है, 9, 9 के आगे साइन है माइनस का, तो इसका मतलब ये कैसा आया, माइनस के 5। तो 5 माइनस और ये वाला सोल्व करके आया -5। अब दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते ब्रैकेट खोलने पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 और 5 कितना हुआ, 10। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x + 1/x = है 7, तब x³ + 1/x³ का मान क्या रहेगा। देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो बहुत जो है लेंथी बन जाएगा क्वेश्चन, तो इसको जो है हम डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर है इसी की हमें क्यूब करनी है, ठीक है। फिर जो ही नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसी नंबर की हमने क्या करी, क्यूब, और इसी नंबर से 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। हमसे क्या पूछा है, प्लस में पूछा है, x³ + 1/x³। अगर हमें प्लस में दिया है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। 7 की क्यूब आप सभी को पता है, 7 की क्यूब का मतलब होता है 7 × 7 × 7, और 7 × 7 49, 49 की गुणा जब 7 में करूंगी तो 343। तो ये कितना आ गया, 343। और ये कितना है, 7 × 21। जब इसमें से इसको घटाऊंगी तो 322 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में है और इसको जो है हमें सोल्व कर देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 संख्याओं के बाद जो है पॉइंट है, तो नीचे कितनी लग जाएगी, 6 संख्याएं की 6 0 लग जाएगी, ये हो गई। अब हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 121, और अपॉन में जो है 6 0 है, ये अंडर रूट के अंदर है। तो 121 का जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी कितना आएगा, 11। आधी जीरो निकल जाएगी, 6 जीरो की बाहर निकलेगी 3 जीरो। 64 का बाहर निकलेगा 8, और 2 जीरो की 1 जीरो। मतलब जितनी भी जीरो होती है उसकी जो है आधी जीरो बाहर निकल करके आती है। 25 का 5 और 2 जीरो की 1 जीरो बाहर निकल जाएगी। कितने जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से ये कटेगा 4 पे, और 11 चौक 44। तो 44 ऑप्शन नंबर जो डी रहा है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कांसे में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। देखिए कांसा है और तांबा है, सॉरी कांसा है, कांसे में जो है तांबा और जस्ता है। तांबा और जस्ता का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 13:7। मतलब 13 तो तांबा है और 7 क्या है, जस्ता है। इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, एक कांसा। तो 100 किलोग्राम का जो है कांसा है, टोटल कितना है, 100 किलोग्राम का कांसा है। और वैसे हमारे अकॉर्डिंग कांसा तांबा है और जस्ते से मिलकर के बना है। तांबा कितना है, 13, और जस्ता कितना है, 7।
हमारे अकॉर्डिंग कितना बन गया 13 और 7 20। हमारे अकॉर्डिंग दोनों मिलकर के कांसा जो बना है कितना बना है 20 का, और इन्होंने बताया है 100 का। तो 20 बराबर किसके हो गया 100 के, क्योंकि हमारे भी पास कुल वैल्यू कितनी है 13। जो कांसा है, कांसा में 13 तांबा है और 7 जस्ता है, तो हमारा अकॉर्डिंग 13 और 7 20 का हो गया, और इन्होंने बताया 100 का। हमसे क्या पूछा जस्ता कितना होगा, जस्ता हमारे अकॉर्डिंग कितना है 7। 7 की वैल्यू हम निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 100/20, और ये गुना में जाएगा 7, 20 से कटेगा 5, 5 सत्ते 35। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 80 में एक वस्तु खरीदता है और इस पर 120 अंकित करता है, तब इस पर वह 40% का एक बट्टा घोषित करता है, लाभ तथा हानि प्रतिशत क्या रहेगा। देखिए, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य या क्रय मूल्य, जिसे हम क्या बोलते हैं सीपी। एक होता है एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। एक होता है एसपी, एसपी का मतलब बेचा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो कोई भी वस्तु हम खरीद के लाए, मानो कोई भी वस्तु अगर मैं लाई हूँ 100 रुपए में खरीद के ले आई हूँ, 100 रुपए में खरीद के मैंने उस पर जो है टैग लगा दिया, मार्केट प्राइस 150 रुपए, तो अब जो मैं डिस्काउंट दूंगी वो 150 रुपए पे दूंगी। तो 150 रुपए पे जो भी डिस्काउंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, और जो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा वो किससे होगा 100 रुपए से, जो मेरी उसमें मैंने लागत लगाई थी। ऐसा ही तो होता है कि कोई वस्तु हम 100 रुपए में लाते हैं, जो भी रेट में लाएंगे हम उसमें मार्केट प्राइस जो है अलग से बढ़ा के लिखेंगे, और मार्केट प्राइस पे जो है हम डिस्काउंट देंगे। फिर हम अपना जो भी हमें लाभ होगा या जो भी हानि होगी वो हम किस पे चेक करेंगे, अपने लागत मूल्य पे, कि 100 रुपए में हमने ये चीज खरीदी थी या इतने रुपए में हमने खरीदी थी, तो उससे जो है हम लाभ या हानि का पता लगाते हैं। तो यही काम देखना है कि कोई वस्तु खरीदी है 80 में, मतलब कि सीपी कितना हो गया 80। ठीक, उन्होंने कहा इस पर जो है 120 अंकित कर दिया, मतलब मार्केट प्राइस कितना कर दिया इसका 120। अब इस पर वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पे देगा वो मार्केट प्राइस पे, मतलब 120 पे 40% का डिस्काउंट का मतलब 40% का डिस्काउंट का मतलब 60% पे ये बेच दिए। 40% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब कितना है 60% पे ये वस्तु बेची है। तो इसका मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 छक्का 72। तो सेलिंग प्राइस मतलब कितना आ चुका है 72 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 72 रुपए। 80 रुपए में खरीदी थी, 72 रुपए में बेची है, इसको क्या हो गया लॉस। क्या हो गया इसको लॉस हो गया। जो हानि हुई है वो कितने रुपए की हुई, 80 में खरीद के 72 में बेची है, तो 8 रुपए की जो है हानि हुई है। देखिए हानि हुई है, हानि प्रतिशत नहीं निकाला अभी हमने, 8 रुपए की क्या हुई है इसको हानि हो चुकी है। और 8 रुपए की हानि हुई है मतलब लाभ वाले ऑप्शन तो हमारे जो है कट गए। हानि हुई है बंदे को 8 रुपए की, हमसे क्या पूछा है हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, मतलब लॉस प्रतिशत कितना होगा, लॉस परसेंट। जितने रुपए की भी हानि हुई है वो लिखेंगे, हुई किस पर है, हानि किस पर हुई है इसको 80 रुपए पर, हानि किस पर हुई है इसको 80 रुपए पर हानि हुई है। 80 रुपए में या हमें लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा, वो हमेशा किस पे होता है सीपी पर, जो भी उसका क्रय मूल्य होता है, जो उसने लागत लगाई है, हमेशा इसी पे हमें लॉस होगा और इसी पे क्या होगी हानि होगी, या इसी पे हमारा प्रॉफिट होगा। तो कितने पे हुआ है, ऐसे 80 रुपए पे जो है लॉस हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कटिंग होगी 10 पे, 10 से ये कटिंग 1 जीरो, 10% का जो है हानि हुई है। तो हानि कितनी आई 10%। आप 8% अगर निशान वो हर ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन में अगर 8% आएगा तो आप 8% जो है गलत लगा करके आएंगे। ये जो है ऑप्शन हमें कंफ्यूजन के लिए दिया होता है। वो हमारा लॉस है 8, और लॉस परसेंट कितना आया है हमारा 10%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि 25 कुर्सियों की लागत 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए फिर से लागत क्या होता है सीपी, क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, अभी बताया। तो 25 कुर्सी है और इनका जो सीपी है वो 30 कुर्सियों के एसपी के बराबर है। देखो लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य क्या होता है हमारे पास एसपी। अब देखिए अगर मैं कटिंग करती हूँ, ये कटिंग होगी 5 के टेबल से 5 पे, ये कटिंग हुई 6 पे। अभी मैंने आपको जस्ट इस वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये हमारा क्या है गुना में है, एसपी क्या है गुना में।
तो गुना वाली चीज इक्वल टू के इधर किस में जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, तो अब मैं देखो सीपी एसपी इधर गुना में डिवाइड में लेकर आऊंगी, तो सीपी अपॉन में बन गया एसपी। ये 6 और इधर गुना में 5 था, डिवाइड में गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि सीपी बराबर 6 है, एसपी बराबर कितना है, 5। मतलब कोई 6 रुपए में वस्तु खरीदी है और 5 रुपए में वस्तु बेची है। 6 रुपए में खरीदी है, 5 रुपए में बेची है। 6 रुपए की खरीद कर 5 रुपए की बेच दी, तो लॉस हो चुका है। लॉस हुआ है कितने रुपए का, 1 रुपए का। 6 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेची, तो बंदे को लॉस हुआ है 1 रुपए का। ठीक, हमसे क्या पूछा है, लॉस प्रतिशत पूछा है। अभी मैंने लॉस प्रतिशत यहां भी निकालना बताया था, क्या बताया था, लॉस परसेंटेज। जो भी हमें लॉस हुआ वो लिखेंगे, जिस पर भी लॉस हुआ है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पर ही होता है। सीपी कितना है हमारे पास, 6 गुना 100 से, क्योंकि 100 से जो है गुना करते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए। कटिंग करेंगे, 50/3 का मतलब होगा 16 सही 2/3। 16 तिया 48, 48 में ऊपर वाला नंबर जोड़ूंगी, 48 और 2 50, 50/3 मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहा है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिपिक ने वर्ष 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त किया। वह 1974 के वेतन से 20% अधिक था। 1974 में वेतन क्या था। देखिए कोई लिपिक है, उनने कहा 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त किया है। वह 1974 के वेतन से 20% अधिक था। तो 3660 वार्षिक वेतन के रूप में जो है प्राप्त किया है, कब किया है, 1975 में। 1975 का जो दिया है, कितना दिया है इस वाले ईयर में, 3660। उन्होंने पूछा 1974 के वेतन से जो है ये 20% अधिक है, 20% जो है अधिक है, तो 1974 में वेतन जो है इसका क्या रहा होगा, 20%। अगर इसका जो है 100% रहा होगा तो ये कितना होगा, 120%। यही तो है, जब तो 20% अधिक हुआ, तो 120% बराबर किसके हो जाएगा, 3660 के। हमसे क्या पूछा है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 1974 का वेतन पूछा है। 3660 अपॉन में 120 गुना 100। एक जीरो से हमारे पास एक जीरो ये कटी, ये कटेगा 6 के टेबल से, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 6 एकम 6। 2 के टेबल से ये कटा 50 पे, मतलब 61 गुना 50। 5 एकम 5, 5 6 30 और एक जीरो ये 3050, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिता एवं उसके पुत्र के आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है, पिता और पुत्र दोनों ऐड होकर के कितना है, 50 वर्ष। 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले जाएंगे, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1। 4:1 अनुपात है इनका। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले कितना है, 4:1। अब मैं 5 साल पहले जाना है मुझे, तो ये दोनों कितने के हैं, अब 50 के। जब मैं 5 साल पहले की बात करूंगी, तो 5 साल में इन पिता की भी जो है वैल्यू घटाऊंगी और इन पुत्री की भी जो है वैल्यू घटाऊंगी। तो 5 साल पहले जाने के लिए जो है मुझे इसमें से 10 वर्ष घटाने पड़ेंगे, 5 पिता के और 5 पुत्र के। जब मैं इसमें से 10 वर्ष घटा दूंगी तो ये 5 साल पहले जो है दोनों पहुंच जाएंगे। तो 5 साल पहले ये दोनों का योग कितना रहा होगा, 50 में से 10 घटाऊंगी 40। तो यहाँ पे दोनों का योग कितना आ गया, 40। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे योग 4 और 1 5, 5 बराबर किसके हुआ, 40 के। पिता की वर्तमान आयु पूछी है, पिता कितना है यहाँ पे 4 का, तो 4 की वैल्यू निकालूंगी, 5 के टेबल से ये कटेगा 8 पे, 1 की वैल्यू आई 8। जब 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 चौक 32। ठीक, अब जो पिता की वैल्यू आई है कितनी आई है, 32। लेकिन हमसे पूछिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, लेकिन जो ये वाली आयु है ये है कब की, 5 साल पहले की, क्योंकि रेशो कब दिया था, ये हमें 5 साल पहले का दिया था। अब जो है इसमें मैं 5 साल और ऐड कर दूंगी,
5 साल ऐड करूंगी वर्तमान में जाने के लिए, तो 32 और 5 37, मतलब 37 साल के जो है इनके पिता की वर्तमान आयु है। तो अभी जो है हम इसके कम से कम आधे क्वेश्चन जो है अच्छे से बिल्कुल फुल डिटेल के साथ और शॉर्ट मेथड के साथ बिल्कुल क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को समझते हुए एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से सोल्व किया है। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है इसमें मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप जो है इनको सभी को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके मतलब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये क्लासेस जो है शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो मैं आपको आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू कराती हूँ। एक व्यक्ति 29400 को साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए जमा करता है। वह 6 वर्ष के बाद 4200 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखिए, साधारण ब्याज के लिए बात करिए तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें साधारण ब्याज कितना कहा उन्होंने, 4200 रुपए। पी की वैल्यू होती है जो हमने राशि जमा की होती है, या उधार ली हुई राशि, या मूलधन, या इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल। तो पी की वैल्यू कितनी है? 29400। आगे आर की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, वार्षिक दर जो बोलते हैं इसको, आर निकालना है। और टी बोला है 6 वर्ष के लिए, अपॉन में कितना होगा? 100। 2 जीरो से हमने जो है 2 जीरो कटिंग कर दी है। कटिंग करेंगे 6 के टेबल से, ये कटिंग हो जाएगी 6 सत्ते 42 और 2 जीरो हमारे पास यहाँ पर है। 7 के टेबल से अगर मैं कटिंग करूंगी तो 7 के टेबल से हमारे पास कटिंग होगी 7 से, ये होगा 100 पे। और ये वाली जो होगी 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, अभी 2 के टेबल से भी जो है हमारे पास कटिंग हो जाएगी, ये होगी 21 पर और ये होगी 50 पर। ये इधर 21 गुना में है, वो डिवाइड में आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 50/21। ये हमारे पास आर की वैल्यू है। तो देखिए 21 हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास रहेगा नहीं। तो इसमें देखिए 21 से 50 किस तरह बनेगा? 21 दूनी 42, 42 में ऊपर वाला नंबर ऐड करूंगी 42 और 8 50, तो 50/21 मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमें मिल चुका है। यही हमारा जो है इसका सटीक आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 40,000 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। देखिए, जब भी हमारे पास 2 साल के लिए अंतर की बात करता है तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो होता है पी आर स्क्वायर, आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हमारे पास अंतर हमसे पूछा है, पी की वैल्यू कितनी है? 40,000। ठीक, इंटू आर कितना दिया है हमें? 12। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 और नीचे 100 गुना 100। ठीक, 4 जीरो है, 4 जीरो से हमारे पास ये 4 जीरो कट हो जाएंगी। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 और 4 गुना में ये है 144 की जब हम 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, कैरी गया 1, 16 और 1 17, कैरी गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, मतलब 576 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीधा सीधा जो है हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक कार्य को 6 घंटे में करता है, बी व सी 3 घंटे में करते हैं तथा ए व सी इसे 2 घंटे में कर लेते हैं। बी अकेला पूरा कार्य कितने समय में करेगा? देखिए, ए अकेला कितने में कर रहा है? 6 घंटे में। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हुए क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। बी और सी करना है 3 घंटे में कर देते हैं, ए और सी जो है 2 घंटे में कर देते हैं। ठीक, मैंने अभी स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि इन सभी संख्याओं को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। कटिंग करेंगे 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6,
जो भी हमारे पास एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क कहलाता है। और ये कैपेसिटी आई है हमारे पास काम की, मतलब ए अकेला एक दिन में एक काम करता है, बी और सी दोनों मिलकर के दो काम कर लेते हैं एक दिन में, और ए और सी मिलकर के जो है तीन काम कर लेते हैं एक दिन में। हमसे किसका पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में काम कर, मतलब बी अकेला को जो है कितने दिन लगेंगे काम करने में। तो हमें बी की कैपेसिटी जो है निकालनी है। अब देखिए ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक। ए अकेला कर रहा है एक दिन में एक काम। ए की वैल्यू मेरे पास यहां रख सकती हूँ, ए और सी मुझे जो है यहाँ मिल रहे हैं। ए अकेला अगर एक काम कर रहा है और ए और सी मिलकर के तीन काम कर रहे हैं, देखिए ए अकेला कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, और ए और सी मिलकर के तीन काम कर रहे हैं। इसका मतलब सी कितना काम कर रहा होगा, दो। जब भी तो दोनों मिलकर तीन काम करेंगे। सी की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, दो। सी की वैल्यू अगर दो है मतलब बी और सी मिलकर के जो है दो काम कर रहे हैं। यहां तो कुछ गड़बड़ लग रही है, फिर एक और दो तीन, ए और सी से 2 घंटे में कर लेते हैं, दो तीन छह। यहाँ पे तीनों की वैल्यू होगी ए बी सी, एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, ए बी सी का होगा ये। ये है 4 घंटे में, 4 दिन दे रखा है, ए जो है 4 घंटे में कर लेता है, 4 दिया है यहाँ। थोड़ा क्वेश्चन अब करना है यहाँ से दोबारा से। ए अकेला जो है 4 घंटे में करता है, अब देखना है। तो 4 और 3 और 2 एलसीएम अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। जो भी 12 होगा मतलब जो एलसीएम आया वो क्या है, हमारा टोटल वर्क। 4 के टेबल से 12 कटिंग होगी 3 पर, 3 के टेबल से 12 कटिंग होगी 4 पर, और 2 के टेबल से 12 कटिंग हो जाएगी 6 पर। अब देखिए ए अकेला कितना दिन काम कर रहा है, 3। ए अकेला काम कितना कर रहा है, 3, और ए और सी मिलकर के काम कितना कर रहे हैं, 6। ए और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 6। ए अकेला 3 कर रहा है तो ए और सी मिलकर 6 कर रहा है, इसका मतलब सी भी कितना काम कर रहा है, 3। अगर सी काम 3 कर रहा है और बी और सी मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, तो बी अकेला कितना काम कर रहा होगा, 1। बी अकेला कितना काम कर रहा होगा, 1। तो बी की कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब हमें ए से जो वो सॉरी बी से जो है पूरा काम कराना है, बी से कराना है। टोटल वर्क कितना है, 12। बी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1। तो 12 जो है ये काम करने में घंटे लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या व बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका जो है सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जब समबाहु त्रिभुज होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड जो है हमारे पास इक्वल रहती है, तो इसकी जो है एक सर्कल बनता है अंदर की तरफ ये वाला, और एक सर्कल बनता है हमारा बाहर की तरफ ये वाला। तो इन्होंने हमसे अंतः त्रिज्या और बाहर की त्रिज्या का जो है रेशो पूछा है। ये हमारा फॉर्मूला, जब अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर और बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर, ये होती है हमारी 1/2, ए मान लेते हैं साइड, अपॉन में √3, a/√3। ठीक, अब देखिए ए से ए तो कट जाएगा साइड, तो इसकी क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास √3 से √3 भी कटेगा, तो ये हो जाएगा इधर 1 और ये गया इधर 2। तो r/r इक्वल टू होगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/2। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी रहेगा वो इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पाइप है ए बी सी, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इस पर 2 घंटे कार्य करने के बाद सी को जो है बंद कर दिया जाता है तथा ए व बी अगले 7 घंटों में टंकी को भर देता है। सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए 3 पाइप है ए बी सी, कितने टाइम ले रहा है, 6 घंटे। अब 2 घंटे तक जो है टंकी चलेगी, तीनों जो पाइप हैं वो काम करेंगे 2 घंटे तक। ये 6 घंटे में अगर तीनों पाइप चल रहे हैं तो 6 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक ही जो है इन तीनों पाइप को खोलना है अब हमें।
तो 2 घंटे में ये कितना काम कर लेंगे? 2 घंटे में, जब ये 6 घंटे में भर सकते हैं तो 2 घंटे में ये जो है 1/3 टंकी जो है इसको भर देंगे। 6 घंटे में पूरी भर सकती थी, लेकिन 2 घंटे तक टंकी चलाई है तीनों, तो मतलब 1/3 जो है हमारे पास इन तीनों पाइपों ने भर दिया होगा। अगर टोटल हिस्सा 3 है तो 3 में से 1 हिस्सा जो है हमारे पास भर चुका है। अब हमारे पास भरे हुए जो खाली हिस्से हैं वो कितने बचेंगे? 2। जो शेष हिस्सा बचा है वो बचा है अब 2/3। कितना बच गया? शेष जो बचा हुआ है अब हमारे पास 3 में से 1 हिस्सा भर गया, तो 2/3 मतलब कि 2/3 हिस्सा जो है वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि अब जो टंकी सब सी बंद कर देंगे। अब सी को क्या कर दिया? उन्होंने बंद कर दिया। अब सिर्फ 2 टंकी चलेगी, ए और बी। ए और बी जो है अगले 7 घंटे में इस पूरी टंकी को जो है भर देते हैं। अब टंकी का कितना हिस्सा बच रहा है? 2/3 हिस्सा जो है बचा हुआ है। देखो 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से जो है 7 घंटे में भरे जाते हैं। 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से जब 7 घंटे में भरे जाएंगे तो हमारे पास 3 ही हिस्से कितने घंटे में भरे जाएंगे? मतलब एक हिस्सा 3.5 घंटे लगा। जब 3 में से 2 हिस्से, देखिए 3 हिस्से है टोटल, 3 में से 2 हिस्से भरने में कितना घंटे लग रहा है? 7 घंटे। मतलब एक हिस्सा भरने में कितना घंटा लगेंगे? 3.5 घंटे। तो टोटल कितना बचा हुआ है? 3, क्योंकि पूरी टंकी जो भरेगा वो पूरी टंकी भरने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 3। अगर ए और बी पूरी की पूरी टंकी भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे? 10.5 घंटे। देखिए दोबारा से बताती हूँ कि 2/3 मतलब कि 3 में से 2 हिस्से जो है हमारे भरे जाने हैं और 2 हिस्से भरने में जो है 7 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कैपेसिटी थी वो तीनों की थी कि ए बी सी पूरी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो हम यहाँ पे भी ए और बी की पूरी टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि ए और बी पूरी टंकी कितने घंटे में भरेंगे। तो जब 2 हिस्से वो 7 घंटे में भर रहे हैं, मतलब एक हिस्सा जो है 3.5 घंटे में भरा जाएगा और टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 3। तो टोटल टंकी जो 3 कैपेसिटी है, 3 कैपेसिटी भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 10.5 घंटे। तो 10.5 घंटे का मतलब होता है 10.5, इसके नीचे जो है अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। अब हमारे पास अलग अलग दोनों की आ चुकी है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 और 210 का, वो सॉरी 105 का 210। ठीक, जो भी हमारे पास एलसीएम होता है वो मैंने आपको बताया कि ये टोटल वर्क करना होता है, या टोटल, इसमें वो वर्क वाला क्वेश्चन था तो वर्क रहेगा, ये टोटल पानी भरना है इतना, तो ये टोटल वाटर वाला रहेगा। ठीक है, अब देखिए 6 के टेबल से जो हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, और 105 से जो है 210 कटिंग होगी 2 पर। 105 से 210 कटिंग होगी 2 पर, 2 की मल्टीप्लाई जो है नीचे वाले नंबर में करेंगे, 2 की गुना 10 में करेंगे 20। हमारे पास दोनों की अलग अलग जो है कैपेसिटी आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा है? सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए ए बी सी जब तीनों भरेंगे कितना टाइम लेंगे? 35 घंटे। तीनों कितना भरते हैं? एक दिन में 35। ए और बी एक दिन में कितना भर रहे हैं? 20। तीनों मिलकर भर रहे हैं 35, ए और बी मिलकर के भर रहे हैं 20। तो सी अगर कितना भर रहा होगा? ए और बी ने 20 भर दिया तो सी कितना भर रहा होगा? 15। सी कितना भर रहा होगा? 15। तो सी की कैपेसिटी निकाल करके आई है 15। अब ये 15 जो है सी भर रहा है, सी की कैपेसिटी कितनी है? ये 15। और पूछा है कि सी अकेला टंकी को कितने घंटे लेगा। तो पूरा जो काम है 210 है, तो सी कितना टाइम लेगा? 15 से हम जब इसमें डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, मतलब 14 जो घंटे लेगा वो सी अकेला इस पूरी टंकी को भरने में लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीप 5 किलोमीटर आगे चल रही है, कार का एक जीप 5 किलोमीटर आगे चल रही कार का पीछा कर रही है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा व 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी? तो देखिए अब हमारे पास जैसे कि एक जीप जो है 5 किलोमीटर आगे चल रही कार का पीछा कर रही है, ये कार है, ये जीप है, ये जीप जो है इस कार का पीछा कर रही है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी? 5 किलोमीटर आगे है ये वाली कार। इनकी कार का जो अनुपात है, सॉरी गति का जो अनुपात है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप कहेंगे कि ये 75 और 90 ये ऐसे ही क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 90 की स्पीड से और ये 75 की
देखिए अगर ये 90 की स्पीड से होगी और ये 75 की स्पीड से होगी, अगर इसकी स्पीड इससे कम है और ये पहले से ही इतना पीछे है, तो ये जीप तो इस कभी कार को पकड़ ही नहीं पाएगी। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है ज्यादा रही होगी, इसकी स्पीड कम रही होगी, तभी इसने जो है इसको पकड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, ये हमसे पूछा है। तो जो पकड़ लेगी कितने मिनट बाद, तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में 5 किलोमीटर है। स्पीड जब दोनों एक ही साइड में चलते हैं, जब दोनों एक ही साइड में चलते हैं तो स्पीड घटाई जाती है, और दोनों जब अपोजिट साइड में चलते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है। तो अब दोनों एक ही साइड में हैं, तो स्पीड जो है घटेगी। 90 में से 75 घटाऊंगी, कितना आ जाएगा 15। ये हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें पूछा है मिनट में। मैं ये घंटे में निकल करके आएगा, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से जो है गुना कर देती हूँ। 15 चौका 60 और 5 चौका 20, मतलब 20 मिनट जो है इसको इसको पकड़ने में लगेगी। तो 20 मिनट इसका सीधा सीधा जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है। यह रेलवे लाइन के पास एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए जो ये रेलगाड़ी की चाल है, ये पूछिए हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, ऑप्शन जो है इसके किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर रही है, मानो ये पेड़ ये है और ये रेलगाड़ी मेरा हाथ है, तो ये जब इस पेड़ को पार करेगी, अब देखो पार अब करेगी ये, तो जब तक ये रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को कवर ना कर लेगी, जब तक जो है इस पेड़ को पार नहीं कर पाएगी। इस पेड़ को पार करने के लिए रेलगाड़ी देखो आई, और जब तक अपनी पूरी लंबाई कवर ना कर दे, जब तक पूरी लंबाई कवर ना कर दे अपनी, जब तक इस पेड़ को पार नहीं करने की, तो अपने इस पेड़ को पार करने के लिए जो वो दूरी कवर करेगी, वो दूरी जो रहेगी वो उसकी खुद की लंबाई रहेगी, और खुद की लंबाई जो है रेलगाड़ी की दी हुई है। तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, रेलगाड़ी की चाल पूछी है। चाल बराबर होता है मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, वो 125 मीटर है। टाइम कितना है, 30 सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड हुआ। किलोमीटर प्रति घंटा में हमसे पूछा है, तो 18/5 से जो है मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 18/5 से ये 5 से कट जाएगा 25 पर, 5 एकम 5 पंजे 25 और 5 छिक्का 30 और 6 तिया 18, 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के ठोस गोलाकार गेंद को गलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के एक तार के रूप में ढाला गया है। तार की जो है लंबाई हमसे पूछी है। क्या है, गोलाकार है, गोलाकार को जो है फिर एक तार के रूप में ढाला गया है। पहले क्या है, गोलाकार है मतलब गोला है, फिर गोला को जो है पिघलाया और एक तार उसके रूप में जो है ढाल दिया गया है। गोला जो है हमारे पास तार के रूप में गया है। तार हमारा होता है एक सिलेंडर, तार एक हमारा इस टाइप का होता है, वो हमारा जो है सिलेंडर के रूप में होता है। तो मतलब दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा, जो दोनों का आयतन रहेगा, वो आयतन कैसा रहेगा, दोनों का बराबर। देखिए अगर पानी, एक गिलास पानी है, इस गिलास के पानी को मैं एक कटोरी में लेके गिर दूंगी, पानी तो अभी भी उतना ही है, मतलब जो उसका आयतन है, जो उसका वॉल्यूम है, वो क्या रहेगा, इक्वल। तो अब देखिए इसका गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर का आधा जो है हमारे पास रेडियस होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। आर क्यूब है तो 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 14 का मैंने आधा करके जो है लिख दिया। अब इक्वल टू ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, सिलेंडर के, बेलन के आयतन के जो है ये बराबर रहेगा। बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, आर देखिए कितनी है हमारे पास, अभी भी 14 सेंटीमीटर है। आर का जो है आधा, वो सॉरी व्यास का आधा कितना होगा, आर। एच की वैल्यू जो है हमसे पूछिए तार की लंबाई। अब कटिंग करेंगे पाई से, तो जो है पाई कट हो जाएगा, 2 7 है, 2 7 भी कट हो जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा, 4 7 28 अपॉन में कितना 3 इक्वल टू एच। तो 28/3, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहा है इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोट 30 माइनस 1060 अपॉन में है कोट 45 माइनस 1030 की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए आप सभी को पता है कोट 30 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1 और 1030 की वैल्यू 1/√3। ठीक, √3 में से √3 घटाऊंगी 0 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, एक्स वाई इक्वल टू 12 है, तब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या रहेगा। देखिए इसमें जो है हम कुछ नंबर्स रख के देखते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं, फिर जो है हम इसमें करते हैं। देखिए x और y को अगर जोड़ेंगे 8 आना चाहिए और इन दोनों के अगर गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर 6 और 2 लिख देती हूं मैं, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 की गुना 2 में करूंगी 6 दूनी कितना हो गया 12। तो कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई है, दोनों नंबर जो है बिल्कुल सेटिस्फाई है, दोनों नंबर सटीक रखे गए हैं। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, 6 में से 2 घटाऊंगी कितना आएगा 4, 4 का होल स्क्वायर करूंगी 16। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो इसका बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 24% का बट्टा देकर इसे रेट 342 में जो है बेचा गया है, इसका जो है अंकित मूल्य क्या रहेगा। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है उस पर 24% का जो है डिस्काउंट दिया है। मार्केट प्राइस हमें पता नहीं क्या है, 24% का डिस्काउंट इस पे दिया गया है। यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं, या तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्योंकि बट्टा इस पे दिया जाएगा। मार्केट प्राइस पर जो है 24% का डिस्काउंट देकर इसे 342 में बेच दिया। अगर मार्केट प्राइस इसका 100% रहा है तो 100% पे 24% का क्या दे दिया डिस्काउंट। 24% के डिस्काउंट का मतलब है 76% पे ये बेची गई है, 76% पे जो है ये सेल हुई है वस्तु। अब देखिए 76% है और रुपए में देखा जाए तो 342 है, तो 76 बराबर किसके होगा 342 के। हमसे क्या पूछा है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 100 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 342 अपॉन में 76 मल्टीप्लाई 100 कीजिए, 4 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 के टेबल से देखते हैं पहले, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 171। 19 के टेबल से ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 9 पे, 2 के टेबल से ये कटेगा 50, 9 पंजे 45 मतलब 450। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी रहा है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 अपॉन में √x इक्वल टू 30 अपॉन में 160, तब x बराबर क्या रहेगा। देखिए सोल्व क्या करना है, जब इक्वल टू का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एक जीरो से एक जीरो हमारे पास ये कट हो जाएगी, 3 से हमारे पास ये 3 कट हो जाएगा, ये √x इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, √x की गुना यहाँ पे करेंगे √x, 16 की गुना 1 में करेंगे 16। रूट हटाने के लिए इस पे क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो x की वैल्यू 256 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट सीधा सीधा जो है आंसर आ जाएगा। तो आज जो है हमने सभी क्वेश्चंस जो है इसके कर चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, थोड़ा सा जो है इस पे सपोर्ट भी दिखाना है। और अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है तो आप जो है इसमें पूछ सकते हैं। आपको कोई भी फ्रेंड कोई भी रिलेटिव अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उसको जो है जरूर क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है सभी क्वेश्चंस को इतना डिटेल में किया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड अगर आपके किसी भी एग्जाम में आता है, जरूरी नहीं कि वो रेलवे ग्रुप डी का ही एग्जाम हो, क्योंकि हमारा जो मैथ का सिलेबस होता है
वो सभी एग्जाम्स में जो है सेम होता है। सभी एग्जाम्स में हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत नहीं आती है, आपको क्लास जो है पूरी A to Z जो है अच्छे से समझ में आई है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहा है तो आप उनको जो है ये वीडियो जो है, ये वाली क्लास जो है जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी की मैथ्स कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर क्वेश्चन जो है इतना डिटेल में कराया है कि किसी को भी जो है कोई भी दिक्कत जो है फील हुई हो। अगर इसी के साथ साथ जो है हम मैथ्स की कंप्लीट भी कर रहे हैं बुक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। फॉर्मूले भी हमें जो है यहाँ पे डायरेक्ट रखने होता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्स के टाइम में इतना नहीं होता। जो हम बिल्कुल फुल डिटेल में करते हैं क्वेश्चन, वो हम चैप्टर्स में ही करते हैं। चैप्टर्स में जो है हर क्वेश्चन को हम फुल डिटेल में करते हैं। फुल जो है वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अगर आपकी मैथ्स जो है कंप्लीट नहीं हुई है, मैथ्स से आपको डर लगता है, मैथ आपको अच्छी नहीं लगती है, मैथ्स आपकी वीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बिल्कुल चैप्टर 1 से जो है हमने सभी क्वेश्चंस को जो है फुल डिटेल में बिल्कुल टाइप वाइज जो है कराया है। सभी क्वेश्चंस जो है हमारे वहां पर प्रीवियस ईयर्स के ही रखे गए हैं। धन्यवाद।